नमस्कार, कैसे आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, अलग अलग पॉलिसीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आज ऐसे बहुत ही एक आम मुद्दे को हम समझने की कोशिश करेंगे। डेथ क्या है? इनएविटेबल है, हर आदमी का किसी ना किसी दिन डेथ होना ही है। मगर डेथ होने के बाद, सोसाइटी के किसी मेंबर के देहांत होने के बाद फिर उसकी प्रॉपर्टी कैसे जाएगी, उसके सन को जाएगी, वाइफ को जाएगी, डॉटर को जाएगी, या फिर किसी और हेयर को जाएगी, सच्चा असली वारिस उसका कौन है, सोसाइटी के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। और इन्हीं चीजों को थोड़ा सा आसान करने के लिए महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में थोड़ा बहुत अमेंडमेंट किया गया था 2019 के। इसी अमेंडमेंट को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 154B(13) को थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बोला, किसी भी एक्ट को, बायलॉज को या रूल्स के प्रोविजंस को समझने के लिए उसके सेक्शंस को थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे बांट के उसे समझना पड़ेगा, और फिर उसको आप जोड़िए तो आपको सारी मीनिंग समझ में आएगी, क्रिस्टल एंड क्लियर। तो 154B(13) क्या कहता है? ऑन डेथ, ठीक है, किसी भी मेंबर का डेथ होने के बाद, ऑन डेथ ऑफ ए मेंबर, यहां पे मेंबर का मतलब है कि जो किसी प्रॉपर्टी की, किसी एक फ्लैट की कंप्लीट ओनर है या फिर जॉइंट ओनर्स है। फॉर एन एग्जांपल, वाइफ एंड हस्बैंड जॉइंट ओनर्स है, दोनों भाई जॉइंट ओनर्स है, पिता एंड पुत्र जॉइंट ओनर्स है। सो ऑन डेथ ऑफ ए मेंबर, ठीक है, जिसका जितना उनका हिस्सा है, 100% है, 50% है, 25-75 है, या 60-40 है, जैसे भी परसेंटेज है उस हिसाब से मान लेते हैं 100% है, ठीक है। द सोसाइटी शैल ट्रांसफर, सोसाइटी को ट्रांसफर करना ही है, सोसाइटी को, ठीक है। सोसाइटी के पास मे वाला ऑप्शन नहीं है कि कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, हम बैठे रहेंगे चलो भागते रहो, वैसे ऑप्शन नहीं है। तो सोसाइटी शैल ट्रांसफर करना ही होगा, ठीक है। क्या करेगा? शेयर, इंटरेस्ट, टाइटल एंड राइट। अब शेयर, टाइटल, इंटरेस्ट एंड राइट को किसी और एक वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। सबको लगता है क्या? सब सिमिलर तो लगता है। इसमें ऐसा कई जगह में हो सकता है, आपका राइट तो है, आपका इंटरेस्ट तो है, आपका टाइटल तो है, मगर आपके पास शेयर नहीं है, या आपके पास कहीं पे कोई 3 चीज है और चौथा चीज आपके पास नहीं हो रहा है, जहां पे प्रोविजन सब, जैसे ईजमेंट लागू हो जाए, या कहीं पे कई सारे रीजंस हो सकते हैं, वो अलग किसी एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या ट्रांसफर करेगी? शेयर, राइट, टाइटल और इंटरेस्ट। जैसे शेयर की मैंने बात की, 100% भी हो सकता है, 50 हो सकता है, 40 हो सकता है, जिसका जिस परसेंटेज के हिसाब से वो परसेंटेज ट्रांसफर करना पड़ेगा, उस फ्लैट के पोजीशन ट्रांसफर करना पड़ेगा, उस फ्लैट के राइट्स रहने के या कुछ और करने के, या लीगली उस चीज को ट्रांसफर किया जाएगा। राइट्स की जो बात होती है, मतलब लीगली आप कोई भी चीज उसके बेस पे आगे जाके भी कर सकते हो, ठीक है। और इंटरेस्ट मतलब वहां पे आपकी भागीदारी, और उस हिसाब से वहां पे जो आपकी इच्छा है या जो आपकी पार्टिसिपेशन है उसी चीज के अंदर वो भी आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। इन दी प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड मेंबर्स, जिस मेंबर की देहांत हो गई उसकी प्रॉपर्टी में शेयर, इंटरेस्ट, टाइटल और राइट्स जो है ये ट्रांसफर हो जाएगी। कौन? सोसाइटी को करना पड़ेगा, ठीक है। किसको करेंगे? टू ए पर्सन, और पर्सन हो सकता है अगर बेटा ही है आपका, सिर्फ एक बेटा ही है तो बेटे को ट्रांसफर किया जाएगा, बेटी है तो बेटी को ट्रांसफर किया जाएगा। मान लेते हैं कि कहीं पे बेटा बेटी दोनों है तो पर्सन्स हो गए, वाइफ भी है तो वाइफ को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो शेयर, टाइटल, इंटरेस्ट, राइट्स वगैरह ये सारी चीजें टू ए पर्सन, किसी एक आदमी को, ठीक है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, वाइफ हो सकती है, या पर्सन, या सबको, एक का 20, एक का 30, एक का 50% है तो सबको करो, ठीक है, या सबको इक्वली करो, 33 करके सबको करो। ऑन द बेसिस ऑफ, ये ट्रांसफर सोसाइटी कौन से बेसिस पे करेगी? ठीक है, टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट। अगर मान लेते हैं कोई विल वगैरह छोड़ा हुआ है, एग्जाम्पल रजिस्टर्ड किया हुआ है विल को, वहां पे लिखा हुआ है मैं तीनों के नाम पे इतना इतना करके जा रहा हूं, या मैं सिर्फ बेटे को ही सारा अपना प्रॉपर्टी दे रहा हूं, तो ऑन द बेसिस ऑफ द
विल मतलब टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट जहां पे उन्होंने अपनी मर्जी छोड़ी हुई है और आपके देहांत के बाद ही वो लागू होगा, ठीक है, जीते जी नहीं, ठीक है। फिर या फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट, अगर ये नहीं है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आओ। कहां से लेके आओ? कोर्ट से लेके आओ। कोर्ट बोलेगी कि सच्चा वारिस कौन है, सही वारिस कौन है, ठीक है, किसका वहां पे प्रॉपर्टी पे हिस्सा बनता है। ये नहीं कि सारे खड़े हो गए या किसी को भी ट्रांसफर कर दिया या सोसाइटी को जिसका मन किया उसको कर दिया, वैसे नहीं है। कोर्ट बोलेगी इनमें से कौन इसका उत्तराधिकारी है, ठीक है। लीगल हेयर सर्टिफिकेट, लीगल हेयर सर्टिफिकेट भी लेके आ सकते हो जहां पे कोर्ट ये बता, जहां पे तहसीलदार ऑफिस है, जो भी कंसर्न ऑफिस ये बता सकता है कि एक्चुअली कौन कौन से मेंबर्स हैं जो इनके उत्तराधिकारी हो सकते हैं। बेटा भी हो सकता है, ठीक है, पत्नी भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, या फिर कोई और किसी का भी अगर नाम है वो भी हो सकता है। यहाँ पे क्लास 1 हेयर्स की बात हो सकती है, यहाँ पे क्लास 2 हेयर्स की भी बात हो सकती है। अगर क्लास 1 हेयर्स वहां पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो क्लास 1 हेयर्स, क्लास 2 हेयर्स या बाकी हेयर्स के बारे में किसी और एक वीडियो में हम कवर करेंगे। डॉक्यूमेंट ऑफ फैमिली अरेंजमेंट, फैमिली अरेंजमेंट को यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स की या कुछ कंसल्टेंट्स की अलग अलग ओपिनियंस हो सकती है, मत हो सकती है। अब उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स पे हम नहीं जाएंगे, बट जो एग्जैक्ट मीनिंग है उसी को इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर और भी हाई कोर्ट के जैसे रीसेंट ऑर्डर्स भी है कि बेस्ड ऑन जैसे फैमिली अरेंजमेंट ट्रांसफर हुई है, तो मगर जो है एग्जैक्टली उसको इंटरप्रेट करते हैं। डॉक्यूमेंट ऑफ फैमिली अरेंजमेंट, जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पे हम ले रहे हैं, माँ का ले रहे हैं, बेटा का ले रहे हैं, बेटी का ले रहे हैं। बेटा एंड बेटी ने बोल दिया फैमिली का अरेंजमेंट हो गया और किसी दस्तावेज में आपने डिक्लेयर कर दिया, रिलिंक्विशमेंट डेट कर दिया, रिलीज डेट कर दिया, आपने बोल दिया हम अपने राइट्स रिलीज कर रहे हैं, हमको इस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, हम छोड़ रहे हैं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, रिलिंक्विश कर रहे हैं, हम अपना इंटरेस्ट उसमें दावा हम अपना नहीं रख रहे हैं, ठीक है। तो आपने जाके उसको रजिस्टर भी कर दिया, अब कानूनी तरीके से वो, ठीक है, बाइंडिंग हो गया। सो फैमिली अरेंजमेंट एग्जीक्यूटेड बाय द पर्सन्स हु आर एंटाइटल्ड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड मेंबर। अब यहाँ पे जैसे हमने 3 का एग्जांपल लिया, बेटा था, बेटी था और वाइफ थी, ठीक है, जो विडो है। तो बेटा बेटी ने बोला हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम मम्मी को सारा का सारा प्रॉपर्टी जाए, हमें उसमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए, और उसको जाके रजिस्टर कर दिया। तो पर्सन्स, इन लोगों ने क्या किया, एंटाइटल्ड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी। यहाँ पे 3 लोगों के पास इनहेरिट करने का अधिकार था। इन्होंने बोला कि एग्जीक्यूटेड बाय द पर्सन्स हु आर एंटाइटल्ड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड मेंबर। अब यहाँ पे नहीं भाई, पोता, चाचा, वो उनकी बात नहीं हो रही है, जो एंटाइटल्ड है, जिनको ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, उन्होंने मना किया। पूरी दुनिया को मना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट ऑफ फैमिली अरेंजमेंट, ठीक है, इतना हो गया। या फिर सोसाइटी किसको ट्रांसफर करेगी, और ये एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट, या तो इनको ट्रांसफर करेगी, कौन करेगी, सोसाइटी करेगी। द सोसाइटी शैल ट्रांसफर शेयर, राइट, टाइटल और इंटरेस्ट। इनको इन 4 कंडीशंस हो गई, और ठीक है, और क्या, टू ए पर्सन ड्यूली नॉमिनेटेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स 1961 के जैसे प्रोविजंस दिए गए हैं, उसके हिसाब से अगर नॉमिनी वगैरह का जो भरा हुआ है, ठीक है, सोसाइटी रिकॉर्ड्स के अंदर है, टू ए पर्सन ड्यूली नॉमिनेटेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल, सही फॉर्म हम अपने भर के जमा किया हुआ है, तो तब तक नॉमिनी को एज ए प्रोविजनल मेंबर बनाया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट। मगर आगे क्या है, अब इसके आगे द सोसाइटी शैल एडमिट, सोसाइटी को करना ही है एडमिट एज ए क्या, मेंबर। किसको करना है, नॉमिनी एज ए प्रोविजनल मेंबर। मतलब जो नॉमिनी है, नॉमिनी इज नॉट दी, ये प्रॉपर्टी का वारिस नहीं है, प्रॉपर्टी का अधिकारी नहीं है। हो भी सकता है मगर नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है उस केस में नॉमिनी के नाम पे जैसे प्रोविजनल मेंबर उसको बना दिया जाएगा, मतलब ही हैज बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। कब तक,
जब तक आफ्टर द डेथ ऑफ द मेंबर, एक बार इनका देहांत हो जाए, नॉमिनी का जो फॉर्म वगैरह भर के, नॉमिनेशन का फॉर्म भर के जो आपने सोसाइटी में दिया हुआ है, सोसाइटी वो रिकॉर्ड्स को चेक करेगी, एक आदमी का नाम है, 2 का नाम है, 3 का नाम है, कितने का नाम है, या है ही नहीं, ठीक है। अगर है नाम, उस हिसाब से डेथ के बाद, देहांत के बाद उसको प्रोविजनल मेंबर बना दिया जाएगा, टिल जब तक लीगल हेयर बेटा ना आ जाए, बेटा और बेटी ना आ जाए, ठीक है, और ए पर्सन एंटाइटल टू दैट फ्लैट और शेयर, ठीक है, बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं है, ठीक है, पत्नी भी नहीं है, चाय वाले के नाम पे विल छोड़ा हुआ है, ठीक है, बोल के कि मेरे मरने के बाद चाय वाले का, दूध वाले के नाम पे सारा प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। सो आफ्टर द डेथ ऑफ ए मेंबर, ए पर्सन एंटाइटल्ड टू द फ्लैट एंड शेयर, अगर ऐसे विल छोड़ा हुआ है, रजिस्टर किया हुआ है, हो सकता है उनके नाम पे भी हो जाए, या फिर उसके बाद फिर हेयर्स की बात आएगी, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हेयर्स की बात आएगी, सक्सेशन सर्टिफिकेट की बात आएगी, ठीक है। सो इन अकॉर्डेंस विद IAW सक्सेशन लॉ कि कौन इसका असली वारिस है, फिर यहाँ पे देखा जाएगा क्लास 1 हेयर क्या है, क्लास 2 हेयर क्या है, फिर सब्सिक्वेंट हेयर्स कौन है, और अंडर द विल अगर आपने किसी के नाम पे उत्तराधिकारी ये ऐसा होगा, या मतलब इसके नाम पे प्रॉपर्टी जाएगी, अगर आपने ऐसा इच्छा प्रमाण पत्र अगर छोड़ा हुआ है, या टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट, और ये इसके बेस पे फिर क्या है, आर एडमिटेड एज ए मेंबर इन प्लेस ऑफ द सच डिसीज्ड मेंबर। अभी तो डिसीज्ड मेंबर सोसाइटी का मेंबर था, अब उसका नाम वहां से हटेगा, किसका नाम चढ़ेगा, सक्सेशन लॉ के हिसाब से, या इनहेरिटेंस के हिसाब से, या लीगल हेयर सर्टिफिकेट आप लेके आ रहे हो, या विल लेके आ रहे हो, टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हो, या नॉमिनेशन के बेस पे अब उनका नाम चढ़ेगा। सो फर्स्ट दे विल बी एडमिटेड एज प्रोविजनल मेंबर ऑफ द सोसाइटी अनलेस अदरवाइज, दूसरे कोई चीजें आप लेके कोर्ट से या कंसर्न ऑफिस से, कहीं पे जैसे तहसीलदार ऑफिस भी हो सकता है, वहां से लेके आ रहे हो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, सिर्फ इतना ही नहीं, अभी आगे भी देखते हैं। इफ नो पर्सन हैज बीन सो नॉमिनेटेड, किसी का नॉमिनेशन फॉर्म में नाम है ही नहीं, ठीक है, आपकी जीतेगी, आपने कभी नॉमिनेशन फॉर्म सोसाइटी में सबमिट किया ही नहीं, चलो ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे करते भी हैं, करना जरूरी है, चाहे आप किसी को 1% दो, 2% दो, 10% दो, जितना भी देना है दो, मगर किसी ना किसी का नाम तो उसमें लिख के रखो, सो दैट, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कोई पैकअप हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि जो आपको चाहते हैं या जो नियर्स एंड डियर्स है, एज ए सेफर साइड, तो किसी ना किसी के नाम पे नॉमिनेशन करके आप रखो। सोसाइटी शैल एडमिट सच पर्सन एज प्रोविजनल मेंबर, ठीक है, वैसे आदमी को, वैसे पर्सन को एडमिट किया जाएगा, एज में अपीयर टू दी कमिटी। यहां तक तो जो ठीक है, आपके कोर्ट में बॉल था, अब बॉल आ गया सोसाइटी के कोर्ट में, फिर सोसाइटी अपनी मनमानी जो भी उनको सही लगे वो कर सकती है, सोसाइटी की जितनी भी होगी, ठीक है, जितना उनको समझ में आ रहा होगा, एज में अपीयर टू दी कमिटी टू बी दी, जितना कमेटी को समझ में आएगा, जितना कमेटी को लगेगा, जितना उनकी नॉलेज है, उसके हिसाब से हेयर को या लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है उनके हिसाब से, उनके समझ के हिसाब से, ऑफ द डिसीज्ड मेंबर, देहांत हो जाने वाले पर्सन के हेयर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या करेंगे, इन दी मैनर जैसे दिया गया है, और इन दी एज मे बी प्रेस्क्राइब, जैसे हमने ऊपर रूल्स की बात की, कौन सा क्या, जैसे उस हिसाब से फिर ये क्या करेंगे, एक्ट को पढ़ेंगे, बायलॉज को पढ़ेंगे, रूल्स को पढ़ेंगे, और उसके हिसाब से फिर ये इसको एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी एडमिट करना है, वो डिसाइड करेंगे। तो टाइटल क्या था, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेथ ऑफ ए मेंबर, सेक्शन 154B(13). तो यहाँ पे हमने जैसे एक मोटा मोटी उसे इंटरप्रीट सिंपल मैनर में करने की कोशिश की। कई सारे कहीं पे ऐसे हो सकते हैं कि कोई कंसल्टेंट या फिर कोई एक्सपर्ट उसमें थोड़ा सा डिफरेंट मत भी रख सकते हैं, स्पेशली यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑफ फैमिली अरेंजमेंट की बात हो रही है, मगर सिंपल जो इंटरप्रिटेशन है उसी को हमने समझने की कोशिश की। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज एंड रूल्स को जानने के लिए आप साथ में
जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।